हेलो एवरीवन। आज 5 फरवरी के न्यूज़ टुडे के इस अंक में आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। और आज हम लोग जो महत्वपूर्ण सुर्खियों को देखेंगे, उसमें 5 न्यूज़ आर्टिकल को शामिल किया गया है। इसमें जो 2-3 जो न्यूज़ आर्टिकल हैं वो इस बार के बजट से और जो हमारा जो अभी चल रहा है नई साल की आर्थिक नीति, उससे जोड़कर देख सकते हैं। उससे संबंधित डेवलपमेंट है। और उसके बाद भारत में बुजुर्गों की देखभाल और ये इस तरह की चीजें हैं। तो मतलब 5 न्यूज आर्टिकल है, एक-एक करके हम लोग देखते हैं। स्थानीय निकाय वित्त पोषण, ये बेसिकली क्या है? 16th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है कि स्थानीय निकायों को कैसे पैसा दिया जाए और किस तरीके से, कितना पैसे का अनुदान, तो वो दिए जाने वाले जो अनुदान है उसके संदर्भ में ये बात करता है ये न्यूज आर्टिकल। तो हम लोग विस्तार से बात करेंगे डिफरेंट पहलू पे कि क्यों आवश्यकता है इतनी स्थानीय निकायों को, मतलब जिसमें ग्राम पंचायत और नगर पालिका, नगर निगम वगैरह शामिल हैं। उसके बाद केमिकल पार्क्स, ये भी 2026-27 के बजट में केमिकल पार्क से संबंधित, को स्थापित करने से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं उसके संदर्भ में जो पहलू सामने आया है, जो नीति बनाई गई है सरकारों की, सरकार उसको फंडिंग करेगी जिससे कि सरकार में इस उद्योग को, केमिकल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा सके और देश जो है मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप हो सके, इसके संदर्भ में, केमिकल इंडस्ट्री के संदर्भ में। और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलुओं को फिक्स किया जा सके, जिससे कि अभी जो चुनौतियां हैं उस पे काम किया जा सके। तो इसमें हम लोग डिफरेंट सभी पहलुओं पे बातचीत करेंगे कि क्या चुनौतियां हैं, आवश्यकता क्यों है, क्या इसके बारे में, केमिकल पार्क्स के बारे में। तो ये सारी चीजें पे हम लोग बातचीत करेंगे। एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी जो सतत विकास से भी संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, और डायरेक्ट मैं बोलूं तो कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने से संबंधित है। क्या? कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी के संदर्भ में बोला जाता है। CCUST भी सुनेंगे आप लोग। बेसिकली वही है, कार्बन के स्रोत से ही, जहां से कार्बन उत्सर्जित हो रहा है, चाहे वो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो चाहे अन्य हो। तो बेसिकली यहाँ पे बात इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की जाएगी, लेकिन ये टेक्नोलॉजी उसी तरह से काम करती है कि कार्बन उत्सर्जन के स्रोत से ही उसे कैप्चर करना, उसे यूटिलाइज करके डिफरेंट प्रोडक्ट बनाना और स्टोर कर देना। मतलब इस सब के अलावा अगर कार्बन उत्सर्जन को कंट्रोल नहीं किया जा सक रहा है, उससे कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया जा सक रहा है, यूजफुल प्रोडक्ट, जो उपयोगी प्रोडक्ट है, तो उसे ऐसी जगह स्टोर किया जाए जिससे कि पर्यावरण का खतरा कम हो जाए, पर्यावरण को होने वाली हानि उससे कम हो जाए। तो कुल मिलाकर यही पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी है। इसके संदर्भ में ये भी बजट से ही जुड़ा हुआ है एक्चुअली। तो 2026-27 के बजट में ही इसके बारे में जो प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसलिए इस आर्टिकल में इस टेक्नोलॉजी के बारे में भी विस्तार से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, क्या चुनौतियां हैं, क्या आवश्यकता है, इस तरह से। उसके बाद भारत में बुजुर्गों की देखभाल, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है कि भारतीय जनसांख्यिकी का, जो हम लोग बार बार बोलते हैं कि भारत क्या है कि युवाओं का देश है, क्योंकि यहाँ की 60% आबादी क्या है, 15 वर्ष से लेकर 40% तक है। लेकिन दूसरी सच्चाई ये है कि जो जनसंख्या का जो पक्ष, जो हिस्सा जो है आज 30 से 40 है, वो 20 वर्षों में क्या होगा, वो 60 क्रॉस कर जाएगा। ये सिंपल लॉजिक है ये। तो मतलब वो बुजुर्गों की श्रेणी में आ जाएगा। तो उसकी देखभाल के लिए, उसके पोषण के लिए, उसकी सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा के लिए सरकार को अभी से काम करना होगा। और जहां ये इसमें संस्थागत रूप से तैयार करना होगा देश को, उसी तरह से आर्थिक रूप से भी, मतलब नीतिगत तरीके से, संस्थागत तरीके से और अवसंरचनागत तरीके से देश को तैयार होना होगा, जिससे कि 20 साल के बाद जो वो चुनौती बनकर ना उभरे, बल्कि उस जो स्किल फोर्स है और वो जो जनसंख्या का हिस्सा है उसका लाभ लिया जा सके, और उनकी देखभाल हो सके। तो इसके बारे में पूरी तरह से बात करेगा। उसके बाद अंत में अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष। तो देश को R&D की आवश्यकता है, बेहद आवश्यकता है। देश को अगर विकसित भारत में तब्दील करना है तो रिसर्च और डेवलपमेंट पे काम किए बिना ये संभव नहीं है। ये हमने पहले भी सुना है, पढ़ा है इसके बारे में। तो देश डिफरेंट सेक्टर्स को टारगेट करके तेजी से काम कर रहा है, विशेष करके जो
उच्च टेक्नोलॉजी हैं, जो आधुनिक तकनीकी है, जैसे क्वांटम टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, सुपर कंप्यूटर का विकास, रोबोटिक्स आदि के विकास में रिसर्च और डेवलपमेंट की आवश्यकता है, जिससे कि इंडस्ट्री को लाभ पहुँचाया जा सके और जो आम जन है, उसके लिए भी उपयोगी प्रोडक्ट बनाए जा सके और कुल मिलाकर के अर्थव्यवस्था को लाभान्वित किया जा सके। तो इसके लिए आर&डी की आवश्यकता है, जो कि विश्व में अधिक लेवल पे है और हम लोग उससे अभी बहुत पीछे हैं। तो इसके संदर्भ में विभिन्न पहलुओं पे बात करेगा ये न्यूज़ आर्टिकल। इसके साथ-साथ कुछ संक्षिप्त सुर्खियाँ हैं। हाँ, यहाँ पे क्या है, हम लोग इसके रिवीजन के लिए क्या क्वेश्चंस भी इंक्लूड करते हैं। उस क्वेश्चन के तहत आप लोग क्या है रिवीजन कर सकते हैं, जो आपने सीखा उसके तहत चेक कर सकते हैं और उसके बाद क्या ट्रेंड को, परीक्षा के ट्रेंड को भी, क्योंकि वो परीक्षा के ट्रेंड के अनुरूप है वो प्रश्न, तो उसे भी ध्यान में रखना आवश्यक है। तो उसे भी आप लोग कवर करेंगे। संक्षिप्त सुर्खियों में कुछ शॉर्ट न्यूज़ होंगे, जैसे अभ्यास खंजर, ब्रिक्स औद्योगिक सक्षमता केंद्र, फोर्ज पहल, तदर्थ न्यायाधीश, उर्मिया झील, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और अंत में सुर्खियों में रहा स्थल क्यूबा के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले न्यूज़ आर्टिकल से। 16वें वित्त आयोग और उसके अनुशंसा के अंतर्गत क्या है कि स्थानीय निकायों हेतु जो अनुदान की गई है उसके बारे में जो सिफारिश की बात की गई है। तो इसलिए जो डायरेक्टली क्या है जीएस पेपर 2 और 3 में होगा, क्योंकि वित्त आयोग है जो संवैधानिक संस्था है, आर्टिकल किसमें 280, ठीक है। इसमें ये संविधान में ही इसके बारे में प्रावधान है कि प्रत्येक 5 वर्षों के लिए जो देश की आर्थिक नीति होगी, विशेष करके जो कर के विभाजन की नीति होगी, जो कर जो प्राप्त किया जाता है, तो पूरी तरह से सारा कर जो है वो केंद्र सरकार जो है उपभोग नहीं करती, बल्कि उसे राज्य में भी बंटवारा किया जाता है और राज्य के भी निचले स्तर, मतलब जिसकी बात हो रही है स्थानीय निकाय पंचायतों और अन्य जो स्थानीय निकाय है नगर पालिका, नगर स्तर पे नगर पालिका, नगर निगम, उनके लिए भी फंड को एलोकेट किया जाता है, तो बंटवारा किया जाता है, विभाजन का ये तो विशेष उसका फॉर्मूला होता है। और हर बार हम समझते हैं कि जब वित्त आयोग की रिपोर्ट आती है तो एक फॉर्मूले के तहत इस पैसे का विभाजन किया जाता है केंद्र और केंद्र के साथ साथ राज्यों में और उसके नीचे। तो ये पूरी की पूरी संरचना जो वित्त संरचना है, जो वित्त के एलोकेशन का, जो बंटवारे का, विभाजन का, वो 16वें वो वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पे ये चलती है, जो अगले 5 वर्षों के लिए जाहिर सी बात होगी। तो अप्रैल से वो चीजें लागू होंगी। इस बार हम लोग देख सकते हैं नवंबर के महीने में ये मतलब ये रिपोर्ट सौंपी गई राष्ट्रपति को ही, जाहिर सी बात है राष्ट्रपति को ही सौंपी जाती है ये रिपोर्ट अगले 5 वर्षों के लिए 26 से लेकर 31 के लिए। और इसके हेड कौन है? अरविंद पनगरिया, डॉक्टर अरविंद पनगरिया। तो ये बेसिक बातें मैंने बता दी और इसलिए देश की आर्थिक नीति से भी संबंधित महत्वपूर्ण पहलू है। तो कुछ चीजों को हम लोग देख लेते हैं कि हुआ यही है कि स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना, कि स्थानीय निकायों के बारे के साथ जो है सबसे बड़ी चुनौती ही यही है। एक क्या है कि क्षमता निर्माण, मतलब क्या, जो वर्कफोर्स है उसके आधार पे जो वहां पे काम कर रहे हैं, मतलब जो पूरी प्रक्रिया में जो वहाँ पे काम कर रहे हैं स्थानीय निकायों में, उनके आधार पर क्षमता निर्माण करना, उनका स्किल डेवलपमेंट करना, जिससे कि नीतियों का सही निर्माण कर पाएँगे स्थानीय स्तर पे और उसका क्रियान्वयन करने में भी उनकी क्षमता बढ़ेगी और टेक्नोलॉजी से इनेबल्ड हो पाएँगे। ये सारी चीज़ें पक्ष है एक। दूसरा सबसे जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो फाइनेंस, क्योंकि उनके पास फंड होना चाहिए, क्योंकि वो स्थानीय सरकार है। स्थानीय स्तर पे नियम बनाने से लेके कार्यान्वयन करने के लिए और इन सब के लिए आवश्यक क्या होती है? हमने पढ़ा है राज्य व्यवस्था में फंड की आवश्यकता होती है। तो फंड एक महत्वपूर्ण समस्या है। तो इसलिए हम चाहते हैं अगर स्थानीय स्तर पे स्थानीय सरकारों को मजबूती प्रदान किया जाए तो उनके लिए फंडिंग के लिए स्पष्ट प्रावधान किए जाने आवश्यक है। इसलिए वित्त आयोग में हमेशा आपने सुना होगा कि स्थानीय निकायों के लिए जो एलोकेशन होता है वो स्पष्ट रूप से किया जाता है। तो वही उस पे ही और जोर देते हुए इस पे बात कही गई कि उन्हें और सशक्त बनाना है, जो विकसित भारत में जिससे तब्दील किया जा सके, जिससे जमीन स्तर पे जो है ना इन संस्थाओं को मजबूत करके विकास को और सशक्तिकरण को और बढ़ावा दिया जा सके। तो यही है, कुछ चीजें तो हमने डिस्कस कर ही ली कि अगले 5 वर्षों के लिए होगा 26-27 से 30-31। तो एकदम एकदम ध्यान में रख लेंगे, कभी-कभार ये भी स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है घुमा-फिरा के। तो 26-27 से 30-31 के लिए, अगले साल मतलब आगे आने वाले समय के लिए, मतलब पहले नीति बन जाती है, आगे आने वाले समय के लिए होता है। तो कभी-कभार पीसीएस वगैरह में तो डायरेक्टली पूछ दिया जाता है डेट ही ये डेट
ईयर पूछ लिया जाएगा, तो उसमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद क्या कि भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को कुल लगभग कितना पैसा देना है? 7.9 लाख करोड़ का अनुदान देने की सिफारिश की है। इसके साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण सिफारिशें भी की गई, तो वो हम लोग आगे देख लेंगे। चलिए, लेकिन वित्त पोषण में जैसा मैंने बताया कि महत्वपूर्ण चुनौतियों में से यही है। चुनौतियां हैं क्यों? तो चुनौतियां जो है संरचनात्मक भी हैं और नीतिगत भी हैं। देखते हैं। सबसे पहले संरचनात्मक राजस्व अंतराल, ये सबसे बड़ा है। संरचनात्मक राजस्व अंतराल क्यों है? अब जैसे कि जो उनके पास सबसे बड़ी बात है कि जो टूल्स हैं जिससे वो अपना फंड इकट्ठा करते हैं, मतलब कोई कर जो स्थानीय स्तर पे लगाए जाते हैं स्थानीय निकायों के द्वारा, जैसे महत्वपूर्ण रूप से संपत्ति कर, मतलब घरों पे, जमीन पे लगने वाला प्रॉपर्ट। आपने शहरों में कहीं भी घर, कभी भी घर खरीदा होगा, खरीद बेच, तो उस पे संपत्ति कर लगता है। प्रॉपर्टी टैक्स पॉपुलर है ये। तो बहुत कम है उसका संग्रह, मतलब उसका कलेक्शन बहुत कम है। लगा तो रहे हैं लेकिन कलेक्शन बहुत कम है। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है संस्थागत रूप से जो है ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ा बड़ा गैप है। या तो हमारे पास डेटा ही नहीं है कितने पे लगाना चाहिए, या लगा भी रहे हैं तो कलेक्शन नहीं हो रहा, कंप्लायंसेस नहीं हो रहे, मतलब अनुपालन उनका सही नहीं हो रहा है, लोग बच जा रहे हैं उस कर से। ये इस तरह की बहुत सारी चुनौतियां। तो यहाँ पे हाईलाइट भी किया गया है कि संपत्ति का रिकॉर्ड ही नहीं है। ये भारत में सबसे बड़ी समस्या है भू राजस्व को इकट्ठा करने से संबंध में, कि जो संपत्ति और भू राजस्व से संबंधित, कि मतलब इसका लैंड का रिकॉर्ड और लैंड पे क्रिएट किए जाने वाला बिल्डिंग, निर्माण किए जाने वाले बिल्डिंग से संदर्भित जो हमारे पास जो है ना एग्जैक्ट डेटा ही नहीं है, रिकॉर्ड ही नहीं है, और वो अधूरे हैं, गलत है, कवरेज कम है, सम्मति और संपत्तियों का मूल्यांकन भी बड़ा अस्पष्ट तरीके से है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो इस कारण से जो है ना जो कलेक्शन हो रहा है वो कम है, तो उनके पास जो फंडिंग का मेन सोर्स होना चाहिए था उसमें ही कमियां हैं, इसलिए पैसा कम है उनके पास। दूसरा, केंद्र राज्य सरकार की अत्यधिक निर्भरता। अब जाहिर सी बात है उनके पास अपने आय के स्रोत नहीं है, तो केंद्र और राज्य सरकार पे निर्भरता है। अब उदाहरण स्वरूप यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं की बात की जाए तो वो पूरी तरह से, लगभग पूरी तरह से क्या है, 90% से अधिक हिस्सा जो है सरकारी अनुदान से आता है, और राजस्व मेनली राज्य सरकार के द्वारा और कुछ केंद्र सरकार के द्वारा। यही चीजें जो ये अभी जैसे वित्त आयोग में दिया गया वो फंड, और राज्य सरकार के द्वारा। तो वो एक गैप बना रहा था, मतलब निर्भरता बहुत अधिक है। अगर वहां से फंड आया तो ठीक है, नहीं तो उनके पास जो है फंड इकट्ठा करने के लिए ना सोर्स है बहुत ज्यादा, ना उस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट है। ऋण और पूंजी बाजार तक सीमित पहुंच, जो मैं इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा था कि जिससे कि पैसे को इकट्ठा किया जा सके मार्केट में, जैसे बॉन्ड को बेचकर, बॉन्ड मार्केट में। जैसे अभी हमने देखा है पिछले कुछ वर्षों से, मतलब 5-10 वर्षों से ही, कि कुछ ऐसे बड़े म्युनिसिपल अथॉरिटी हैं जिन्होंने अपना बॉन्ड जारी किया है। और बॉन्ड जारी करके मतलब क्या, अपने एक एक जो अपनी गारंटी पत्र आप दो, आप खरीदो, और उससे पैसा उनको, सरकार भी बॉन्ड जारी करती है, सभी सरकारें बॉन्ड जारी करती है, उससे उनको पैसा आता है, जो उनके बजट को सहयोग मिलता है। वहां तक कम पहुंच है। ये आंकड़ा है नगरपालिकाओं द्वारा लिया जाने वाला जो कर्ज है, जीडीपी के कितना है, 0.5% से कम अनुमानित है। तो ये कर्ज ही होता है बॉन्ड, तो ये बहुत ही कम है। मतलब क्या, उन वहां तक पहुंच ही नहीं है उस प्रकार के टूल्स तक, उस प्रकार के बाजार तक। और क्या, अन्य अविकसित बॉन्ड बाजार। और बॉन्ड बाजार भी देश में ऐसा नहीं है कि कोई भी बॉन्ड जारी करके, मतलब स्थानीय स्तर पे भी, और वो चीजें ले सकता है। उसका डेटा अंतराल है, लेखांकन संबंधी समस्याएं हैं, राज्य वित्त आयोग के गठन में देरी। यही मैंने बताया, जैसे कि राज्य पे निर्भरता, और राज्य पे निर्भरता एक प्रोविजन है वहां पे कि राज्य वित्त आयोग का भी गठन किया जाएगा। तो राज्य वित्त आयोग का गठन करने में क्या, जो अधिकार है वो राज्य विधानसभा के पास है, और राज्य विधानसभा के द्वारा ये अधिकतर राज्यों में ऐसा देखा गया है कि इसमें विलंब देखे जाते हैं, जिस कारण से ये चीजें जो एलोकेशन में, फंड के आवंटन में, ये चीजें काफी अनियमितता देखी जाती है, जिससे इनके पास फंड की कमी हमेशा बनी रहती है। अब सिफारिश क्या है, इसी की बात हम लोग कर रहे हैं। सिफारिश वही सबसे पहला हम लोग देख सकते हैं कि जैसे सबसे पहले तो उसी पे काम करना होगा जो आपके संभावित जो है सोर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले डेटाबेस बनाओ, किसका, कि कहां कहां से कर ले सकते हैं। तो सबसे पहला क्या, संपत्ति की डेटाबेस होगा, कि संपत्ति डेटाबेस पहले ये तो पता होना चाहिए कौन पे, किस पे कर लगाया जा सकता है और किस पे कर नहीं लगाया जा सकता, इसका डेटाबेस तो होना चाहिए। तो यही बोला गया कि राज्यों को नागरिक अनुकूल, मतलब जीआईएस आधारित, ये हमने सुना होगा। अभी आप लोग कोई भी जमीन की रजिस्ट्री वगैरह सामान्यतः अगर
प्रोसेस से अवगत होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, किसी भी ज़मीन को प्लॉट में जीआईएस आधारित जियो टैगिंग एक आती है, मतलब उसके लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के साथ मतलब नत्थी किया जाता है रजिस्ट्री में, फोटोग्राफ वगैरह खींचा जाता है। इस तरह की प्रक्रिया है, अपडेट हुई है, जिससे क्या हो, डुप्लीकेसी ना हो कि दूसरे का ना हो। दूसरा क्या है, इसका एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पता हो। तो और क्या, ये डिजिटल रिकॉर्ड में भी कन्वर्ट किया जा रहा है। तो यही है जीआईएस आधारित जो है संपत्ति कर सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली विकसित करना चाहिए। मतलब टोटल जो है आईटी सिस्टम, मतलब पूरी तरह से डिजिटल अगर होगा तभी तो इसका रिकॉर्ड होगा। उसका ग्रामीण शहरी विभाजन, ये भी बड़ा मुद्दा है और इस पे भी बताया गया कि कुल अनुदान को ग्रामीण स्थानीय निकायों और शहरी स्थानीय निकायों में एकदम क्लियर बांटा जाएगा। कितना, 60 और 40 में, 60% और 40% के अनुपात में विभाजित किया जाना चाहिए। शहरीकरण प्रीमियम, शहरों को विकास के लिए एक्स्ट्रा फंड, क्योंकि अब संरचनागत और नीतिगत पहलू पे वहां पे अधिक ध्यान दें। क्यों? क्योंकि वो विकास के इंजन के रूप में आगे काम करते हैं, वहां पे डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज है, सिर्फ एक ही एक्टिविटीज है, तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आगे ले जाना है। तो यहाँ पे क्या, आसपास के गाँवों को 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े यूएलबीज में विलय करने को प्रोत्साहित करने के लिए 10,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिससे कि उस क्षेत्र का भी विकास किया जा सके। उसका संवैधानिक संशोधन क्या है भाई? संवैधानिक संशोधन में संविधान जो बनाया गया, जिसमें डाला गया इसमें कि संविधान का अनुच्छेद 280(3) और बीबी और सी, मतलब ये क्लॉज है यहाँ पे, हाँ, कि बाध्यता को हटाना चाहिए, जो केंद्रीय वित्त आयोग को राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर ही सिफारिश करने के लिए बाध्य करती है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये पॉइंट हम लोग मेंस में भी लिख सकते हैं, मेंस आंसर राइटिंग में इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल पॉइंट है कि केंद्र वित्त आयोग को में क्या है ना, एक क्लॉज लगा दिया है कि राज्य वित्त आयोग जो बोलेगी उसके आधार पर अनुशंसा करना है। तो ये क्लॉज बड़ा कंफ्यूजन है। अगर राज्य स्तर पर अगर सही तरीके से काम नहीं किया जा रहा है या अनियमितताएं हैं, तो वो केंद्र वित्त आयोग चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसलिए इस चीज को जो है ना, थोड़ा इस पे पुनर्विचार किया जाना, जिसमें संशोधन की आवश्यकता है। सर्वोत्तम प्रथाएं क्या है, जैसे नीति आयोग द्वारा एसएफसीज के कामकाज का अध्ययन, मतलब स्टेट फाइनेंस कमीशन, करने और राज्यों के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं का एक संग्रह कंपेंडियम प्रकाशित करने की सिफारिश की गई। नीति आयोग क्या, रिसर्च इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट की, जिससे कि पूरे देश को रूपांतरित किया जा सके, विकास के धारा को आगे बढ़ाया जा सके। तो यही काम करना उसका नीति आयोग की का काम है। तो उसके आधार पर यही बताया गया कि आप ऐसा एक इंडेक्स तैयार करो जिससे कि जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस जिसमें शामिल हो और जिसका लाभ जो है सभी राज्य स्तर पे नीचे तक लोग उठा पाए, सभी संस्थाएं, जिससे इन चुनौतियों से जो है ना फिक्स किया जा सके। अब स्थानीय निकायों के लिए वित्त पोषण के स्रोत जो हम लोग बार बार बात कर रहे थे, कौन कौन से, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि इनसे भी स्थानीय निकाय पैसे ले सकते हैं या ले रहे हैं। जैसे स्वयं का कर राजस्व सबसे पहला, ये तो चर्चा हो ही गई, जैसे संपत्ति कर वगैरह, ये आर्टिकल किसमें है, अनुच्छेद 243 एक्स में, ठीक है। गैर कर राजस्व क्या है, जैसे कि लाइसेंस, कोई किसी चीज का लाइसेंस देना, परमिट जारी करना, ये सब कर नहीं है। मतलब किसी चीज के लिए, कोई भी उद्योग धंधा छोटे स्तर पे करने के लिए परमिट जारी करने का शुल्क आदि शामिल है। अंतर सरकारी अंतरण क्या है, मतलब क्या, ट्रांसफर्स, अंतरण मतलब ट्रांसफर, वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किया गया अनुदान, यह भी हमने देखा ही। राज्यों द्वारा अंतरण और योजना विशिष्ट अंतरण, किसी योजना के अंतर्गत जो स्थानीय स्तर पे क्रियान्वित की जानी है तो उसके अंदर जो फंड आएगा वो भी। तो 3 हो गए। तो ये क्रम में पूछा भी जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन स्थानीय स्तर पे जो है ना फंड वित्तीयन के स्रोत हैं भारत में? उधारियां, म्युनिसिपल बॉन्ड्स, वही। अब इस ये भी पूछा जा सकता है, बॉन्ड्स, सामान्य दायित्व बॉन्ड, तो ये सब बॉन्ड जो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड जो ये अभी तो चर्चा में रहते हैं, और कुछ नया कुछ है तो वो भी ऐड कर लिया जाए, आप लोग ध्यान में रखें। उसका वित्त पोषण के अन्य तरीके, जैसे लघु शहरी निकायों के लिए पूल फाइनेंसिंग, समूह के जरिए वित्त प्राप्त करना, भूमि मुद्रीकरण आदि। मतलब लैंड मोनेटाइजेशन, लैंड को मोनेटाइज कर दिया गया इस तरह से। चलिए अब इस तरह से प्रश्न देख लेते हैं कुछ थोड़ा कि किस तर्ज पे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं ऐसे टॉपिक से। पहला प्रश्न तो वही होता है कि सामान्यतः इस अपडेट से संबंधित डायरेक्ट जो है स्टेटमेंट वाइज प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डायरेक्ट वो जो घटना थी पूछ ली गई
कि फैक्ट वाइज कि 16वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 के लिए ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को लगभग 7.9 लाख करोड़ के अनुदान की सिफारिश की। सही है, ये अनुदान केवल पंचायती राज संस्थाओं के लिए है, तो केवल वाला स्टेटमेंट सामान्यतः गलत होता है, ये हम लोग देखा ही हमने। इन अनुदानों का उद्देश्य स्थानीय सरकारों की वित्तीय क्षमता और सेवा वितरण को सुदृढ़ करना, जाहिर सी बात है सशक्त करने की बात की गई, तो यही है। अब इस तरह के कुछ टर्मिनोलॉजी यूज कर दिए जाएंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अल्टीमेट उद्देश्य वही है। अब देखिए, ये भारत में स्थानीय निकायों को वित्त पोषण से जुड़ी चुनौतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है? संपत्ति का संग्रह कम होना एक कारण अपूर्ण और गलत संपत्ति अभिलेख है। ठीक है, सही बात है। इसका कारण हमने देखा ही, पंचायतों की आय का 50% से अधिक हिस्सा स्वयं के कर स्रोतों से आता है, तो ये तो 90% जो है पूरी तरह से केंद्र सरकार, राज्य सरकार पे ही निर्भर है, ये तो गलत हो गया। भारत में नगर पालिकाओं द्वारा उधार लिया गया धन जीडीपी के 0.05% से भी कम है, तो ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट है, सही हो गया। एक और 3। शहरीकरण प्रीमियम, इस तरह के जो नए कुछ टर्मिनोलॉजी आ जाए इस तरह के अपडेट्स में, महत्वपूर्ण संस्थाओं की रिपोर्ट में, तो वो ध्यान में रखना। कभी कभार पूछ लिया जाता है क्या है, अभी हाल में चर्चा में था क्या है, तो उसके बारे में भी पूछा गया कि इसके लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य बड़ी शहरी गाँवों को समीपवर्ती बड़े नगर निकायों में विलय करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये सभी नगरों पर लागू होगा, चाहे उनकी जनसंख्या कुछ भी हो। 1 लाख की जनसंख्या बताई गई थी ना, है ना, तो ये चीज मतलब बड़े नगर के आसपास जो गांव होगा वहीं पे ये काम किया जाएगा। हाँ, वहां पे, तो ये 1 और 2 आंसर है। हाँ, चलिए नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल भी जाहिर सी बात है, हमने चर्चा किया है कि बजट से संबंधित है। केंद्रीय बजट में क्या है, केमिकल पार्क की अवधारणा, हमने इससे पहले भी डिफरेंट उद्योग के विभिन्न क्षेत्र से संबंधित, उसके विकास से संबंधित जो है इस प्रकार के पार्क या क्लस्टर्स के विकास की बारे में सुना है। जैसे हमने फूड पार्क की बात सुना है, के बारे में सुना है, आईटी पार्क के बारे में सुना है, उसी तरह से केमिकल पार्क। और ये क्या है, केमिकल इंडस्ट्री। तो केमिकल इंडस्ट्री हमने कभी आयात निर्यात का भी देखा होगा आंकड़ा, या अभी बजट आया है तो हम लोग देख सकते हैं, उसमें देश से आयात और निर्यात दोनों में केमिकल प्रोडक्ट जो है काफी महत्वपूर्ण है। और देश बड़े पैमाने पे क्या है, पूरे दुनिया में जो है ना केमिकल इंडस्ट्री हमारे यहाँ काफी जो है ना बड़ी है, व्यापक असर, काफी विकास हुआ है इसका, और बहुत पुरानी इंडस्ट्री, मतलब स्वतंत्रता पूर्व काल से ये इंडस्ट्री काफी फली फूली है हमारे यहाँ। क्यों? जाहिर सी बात है कि मांग बहुत है, और ये क्या आम जन से जुड़ा हुआ, आम जन के उपयोग से जुड़ा हुआ, मतलब दैनिक जरूरतों से जुड़ी हुई चीजें। इसी के अंतर्गत हम लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को भी मार्क कर सकते हैं, इसी के अंदर हम लोग प्लास्टिक इंडस्ट्री को भी रख सकते हैं, इसी के अंदर हम लोग जो महत्वपूर्ण जो केमिकल है, जो कि जिसे केमिस्ट्री रसायन, जो सामान्य रसायन के रूप में यूज किया जाता है दैनिक जरूरतों के लिए और औद्योगिक जरूरतों के लिए, विभिन्न प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसे भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार के क्षेत्र के विकास के लिए क्या डेडिकेटेड एक केमिकल पार्क बनाने की योजना इस बजट में की गई है। ठीक है, तो इसलिए बजट आर्थिक नीति और औद्योगिक विकास नीति से संबंधित होगा। और जाहिर सी बात है, ये देश में जो चुनौतियां हैं इसके संदर्भ में, मतलब इस उद्योग के विकास, इस उद्योग की जो चुनौतियों को कम करने के लिए, उसको कम करने के लिए किया गया है, उसे फिक्स करने के लिए किया गया। तो हम लोग देख लेते हैं क्या है हाल का संदर्भ, कि इस बार के बजट में 3 नए केमिकल पार्क्स, तो सबसे पहला यही स्थापित करने की घोषणा की गई है। उसके बाद क्या है, इन पार्कों की स्थापना के लिए कितना दिया गया, 600 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य क्लस्टर आधारित होगा, और अब संरचना के नेतृत्व वाले दृष्टिकोण के माध्यम से भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलना है। जाहिर सी बात है, हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं कि देश को अगर आयात को कम करना है और देश को निर्यात से अधिक पूंजी कमाना है, तो देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना होगा, और देश में ऐसे प्रोडक्ट बनाने होंगे जिसकी मांग बढ़े, तभी हम जो देश में भी घरेलू जरूरतों को पूरी कर पाएंगे और अपने निर्यात को भी आगे बढ़ा पाएंगे। अब देश में भी ऐसा क्या मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप हो पाएगा, जिससे घरेलू निवेशक भी ज्यादा से ज्यादा आकर्षित होंगे यहाँ निवेश करने के लिए, और वहीं बाहरी निवेशक भी होंगे। तो देश में क्या करना होगा इसके लिए नीतिगत जो है पहलू पे काम करना होगा, मतलब सिंपल करना होगा, प्रोत्साहित करना होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देना होगा, और उसके साथ साथ क्या, उसके साथ डेडिकेटेड प्लेस देना होगा, मतलब जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब जिस क्षेत्र का विकास करना है उससे संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार बना के दे दे।
तो इसीलिए यही ये जो टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ा है इसका उद्देश्य क्लस्टर आधारित, मतलब देश है ये, तो देश में पूरी तरह से जो है देश में जो है ना ये बना दिया गया कि इतने-इतने ये जो है ये केमिकल उद्योग के लिए क्लस्टर बना दिया गया। तो मतलब इस आस-पास में जितने भी केमिकल उद्योग के लिए क्या है, वहाँ पे लगेंगे और वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम डेवलप होगा। तो इसी की बात है। तो कुल मिलाकर इसका इस उद्योग का प्रसार जो है और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की जो मैंने बात की कि यहाँ पे लगाना, चलाना और उससे लाभ कमाना सब जो है सरल हो जाएगा। तभी इस क्षेत्र का विकास हो सकता है। केमिकल पार्क्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि विशेष रूप से रसायन, जैसा मैंने बताया, पेट्रोकेमिकल्स विनिर्माण के लिए डिज़ाइन किए गए नियोजित औद्योगिक क्लस्टर मतलब पूरी तरह से प्लान्ड क्लस्टर होंगे, ठीक है? यहाँ कई इकाइयाँ एक साथ कार्य करेंगे, मतलब एक कोई किसी कंपनी को नहीं दे दिया जाएगा बल्कि एक के साथ-साथ डिफरेंट यूनिट्स होंगे। एक हो गया, उसके साथ विश्व स्तरीय अवसंरचना एवं सामान्य सेवाओं को साझा किया जाएगा, जिसमें वो लोग उसका यूटिलाइज़ करके अपना विकास कर सकती हैं। भारत में क्यों इम्पोर्टेंट कितना है? क्यों है? जो हम लोग बोल रहे थे कि महत्वपूर्ण उद्योग है, देश का पुराना है और तो इम्पोर्टेंट क्या है? तो डेटा वाइज़ हम लोग इसे नोट कर सकते हैं और मेंस परीक्षा के लिए भी काफ़ी मेंस आंसर राइटिंग के लिए इस तरह के डेटा अगर आप लिख देते हैं इंट्रो में या बॉडी पार्ट में, तो काफ़ी एनहांस हो जाता है आपका आंसर। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितना? 7% मतलब अपनी बातों को जो है ना डेटा से जो है ना बैक करना है। का योगदान है। दूसरा वित्त वर्ष 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार विनिर्माण जीबीए में कितना है 8.1% की हिस्सेदारी है। मतलब कुल मिलाकर जितना प्रोडक्ट बना है तो उसी को क्या बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिशन। भारत वैश्विक स्तर पर छठा और एशिया में तीसरा सबसे बड़ा रसायन उत्पादक है। ये हम लोग समझ रहे हैं, महत्वपूर्ण है। चलिए अब रणनीतिक फोकस क्या है केमिकल पार्क्स के लिए? घरेलू रसायन विनिर्माण क्षमता बढ़ाना, क्लस्टर आधारित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, पर्यावरण प्रबंधन और सुरक्षा में सुधार करना, ये सारे टारगेट हैं जो सामान्य रूप से हम लोग समझ सकते हैं। एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना, आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन को मजबूत करना। अब देखिए घरेलू रासायनिक विनिर्माण क्षमता कैसे बढ़ेगी? जब आयात पर निर्भरता कम होगी। उसके बाद क्लस्टर आधारित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या प्लग एंड प्ले अवसंरचना प्रदान करना, मतलब तुरंत एक ही विंडोज एक ही जगह से सब कुछ मिल जाए। पर्यावरण प्रबंधन कैसे होगा? घरेलू विदेशी निवेश आकर्षित किया जाएगा। मतलब सारे पॉइंट्स को आप लोग देख सकते हैं। रोजगार सृजन, कौशल विकास पर ध्यान देना और संधारणीय और हरित विनिर्माण का समर्थन करना। चुनौतियां क्या हैं? तो जाहिर सी बात है सबसे पहली चुनौती हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया कुछ इसमें, जैसे कि आयात पर निर्भरता बहुत अधिक है। हम लोग देख सकते हैं 2023 में 31 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार घाटा हुआ था हमें और जिसमें इसका महत्वपूर्ण तो मैंने बताया आयात और निर्यात के डेटा से शुरुआत की थी कि आयात पे अत्यधिक निर्भरता है, खास करके इसमें जो क्रूशियल कंपोनेंट है, क्रूशियस केमिकल है, जो कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए एकदम आवश्यक है। जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझा दूँ, तो फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर में किसी भी मेडिसिन को बनाने के लिए एक होता है एपीआई। एपीआई मतलब वो दवाई का एक ऐसा प्रोडक्ट जिससे दवाई कारगर होती है, मतलब किसी बॉडी को लगती है। सामान्य भाषा में बात करें तो ये बहुत ही छोटा कंपोनेंट है किसी मेडिसिन का, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बगैर वो दवाई कारगर नहीं होगी। वो कहाँ से आता है? पूरी तरह से आयात पर निर्भर है और इसमें सप्लाई चेन में बढ़त किसकी है? चीन की। तो ये हम समझ सकते हैं और अगर ये चीन से आना बंद हो जाए तो एक तरह से क्या है वो प्रोडक्ट यहाँ बनाना बड़ा मुश्किल होगा। तो ये एग्जाम्पल मैंने दिया। अब संरचना और लॉजिस्टिक्स तो साथ में जो मैंने बताया कि जिसके लिए ये नीति लाई जा रही है कि अवसंरचना से संबंधित समस्याएं हैं। पुराने हो चुके हैं औद्योगिक क्लस्टर, उच्च लॉजिस्टिक लागत जिसे परिवहन लागत, तो किसी भी हमने देखा है उद्योगों के लगाने में, उद्योगों को चलाने में क्या है, परिवहन लागत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सामान को बनाने के लिए कच्चे माल को लाना, उसके बाद सामान जो फाइनल प्रोडक्ट है, उसे बाज़ार तक पहुँचाने में जो कॉस्टिंग आ रही है, ये बहुत मैटर करता है। उसके फाइनल कॉस्ट को, मतलब उसके जो फाइनल कॉस्ट है, जिससे कि वो क्या है, वो या तो महँगा होगा या तो कम होगा। अगर
परिवहन लागत अधिक होगी तो वो प्रोडक्ट महँगा हो जाएगा और महँगा होने के कारण क्या है, प्रतिस्पर्धा पे असर होगी। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में जो है हमारे प्रोडक्ट महँगे होंगे, जिससे कि हमको नुकसान होगा। अवसरों की कमी वही कि उच्च मूल्य वाले विशिष्ट उत्पादों डाउनस्ट्रीम की बजाय अत्यधिक उत्पादन पर अधिक ध्यान दिया जाता है। ज़ाहिर-सी बात है कि उच्च मूल्य हाई इसके लिए क्या चाहिए? वही टेक्नोलॉजी चाहिए, हुँ, R&D चाहिए, रिसर्च एंड इनोवे रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए। उसके बाद उस तरह के जो क्रूशियल प्रोडक्ट हैं वो हमको देश में बनाना होगा, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, जो मास में है उस पे हम लोग काम करते हैं। तो इससे क्वालिटी का भी एक लेवल है इंडिया के प्रोडक्ट में। उसका कम अनुसंधान में विकास, ज़ाहिर-सी बात है कि निवेश में R&D में हम लोग 0.7% निवेश करते हैं। मतलब इस सेक्टर से संबंधित ही बात की जा रही है, जबकि दु विश्व में औसत कितना है 2.3%, तो काफ़ी पीछे हैं हम लोग। उसका पर्यावरण अनुपालन संबंधी बाधाएँ क्या हैं कि लंबी प्रसंस्करण अवधि, मतलब लंबा समय क्योंकि टेक्नोलॉजी पुरानी है, जटिल मंजूरी आवश्यकताएँ और राज्य व केंद्र स्तर पे दोहरा विनियामक निरीक्षण। तो ये सिर्फ संरचनागत समस्या नहीं है बल्कि नीतिगत समस्या भी है, जिस कारण से प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं, निवेशक आने में हिचकिचाएँगे, घरेलू भी, बाहरी भी। कौशल की कमी है, तो ज़ाहिर-सी बात है कौशल विकास तो हमारे देश में ये समस्या है ही। तो सभी सेक्टर्स में जो डिमांड है जिस कौशल की, वो हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? कि कौशल विकास की समस्या संतोषजनक नहीं है हमारे। विशेष रूप से ग्रीन केमिस्ट्री और नैनो टेक्नोलॉजी मतलब उभरते हुए जो क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र रसायन क्षेत्र से संबंधित जैसे क्षेत्रों में कुशल पेशेवरों की 30% तक की कमी है। तो ये चुनौतियाँ बन के उभरती हैं। अन्य पहल क्या है कि प्लास्टिक पार्क, जैसे मैंने बताया बल्क ड्रग पार्क, पेट्रोलियम रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश क्षेत्र, उत्पादों से संबंध प्रोत्साहन, पीएलआई स्कीम तो हमने देखा है डिफरेंट सेक्टर में है, वो जो खास करके मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, वो यहाँ भी है वो। और इसी में मैंने बताया कि जैसे महत्वपूर्ण रूप से किस पे काम किया जाएगा, केएसएम में जो प्रमुख आरंभिक सामग्री होती है दवाई बनाने के लिए। उसी तरह से औषध मध्यवर्ती और एपीआईज़ के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए संचालित की जाए। तो इन सबको बढ़ावा देने के लिए हम लोग काम करेंगे जिससे कि पूरे के पूरे सेक्टर को मजबूत बनाया जा सके, चुनौतियों को कम किया जा सके, लाभ को बढ़ाया जा सके और प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में। अब देखिए क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित केमिकल पार्क्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। ये स्टेटमेंट आप देख लेंगे 1, 2, 3 है। हाँ, 3 नए केमिकल पार्क्स की स्थापना, चलिए ये सही है। और क्या है? केमिकल पार्क्स का उद्देश्य भारत के क्लस्टर आधारित विनिर्माण केंद्र के रूप में सही है। ये पार्क केवल सार्वजनिक क्षेत्र की, ये कहीं ऐसा मेंशन ही नहीं था, तो ये बीच-बीच में ऐसे स्टेटमेंट दे देती है यूपीएससी कि आपको की कितनी समझ है, आपने कितनी बार रिवीजन किया है। हुँ। भारत के रसायन उद्योग की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत वैश्विक स्तर पर छठा और एशिया में तीसरा सबसे बड़ा रसायन उत्पादक है। रसायन उद्योग का राष्ट्रीय जीडीपी में योगदान लगभग 7% है। 2024 में विनिर्माण जीबीए में इसकी हिस्सेदारी कितनी? 15%। 15% नहीं थी, इससे कम। ठीक है, चलिए। भारत में रसायन उद्योग से संबंधित कौशल अंतराल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में कुशल पेशेवरों की कमी है, सही है। इस कौशल अंतराल का अनुमान लगभग 30% तक लगाया जाता है, ये भी सही है। और उसका केमिकल पास का रोजगार सृजन कौशल विकास से कोई संबंध नहीं, तो ये तो एकदम ही आसान था, है ना? तो 1 और 2 आंसर, ठीक है? चलिए। हाँ, अब न्यूज आर्टिकल नंबर 3, ये भी बजट 2026-27 यहाँ पे ठीक कर लेंगे 26-27, ठीक है? भारत में कार्बन कैप्चर समाधानों की आवश्यकता है। ये बजट में भी इसके संदर्भ में प्रावधान किए गए हैं, तो उसके बारे में ये चर्चा में है। तो बजट कार्बन कैप्चर नीति, इसलिए पेपर 3 भी है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। तो डायरेक्ट ये अगर बात की जाए, एक लाइन में अगर समझा जाए कि कार्बन उत्सर्जन की प्रक्रिया में जो कार्बन निकल रहा है, उसके निपटान के लिए एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है या पूरी की पूरी एक प्रक्रिया है, प्रणाली विकसित की गई है, जिसमें कार्बन को उसके सोर्स से ही कैप्चर करके या तो कैप्चर किया जाए, कैप्चर वहां पे उसे संग्रहित किया कर लिया जाए और संग्रहित करके उससे प्रोडक्ट जो उपयोगी प्रोडक्ट है उसमें बदल दिया जाए। एक दूसरा, अगर ऐसा नहीं संभव है तो उसे ऐसे जगहों पे जो है ना दबा दिया जाए, मतलब क्या, समुद्र तल के नीचे या क्रस्ट में भी
जो ऊपरी धरातल है उसमें भी चट्टानों के अंदर ऐसे चेंबर बना के दबा दिया जाए जिससे वो पर्यावरण में निकल ना पाए और जिससे कि उसकी हानि कम से कम हो। तो कुल मिलाकर पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी, एक कोई किसी टेक्नोलॉजी की बात नहीं होगी यहाँ पे। यहाँ पे डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी, डिफरेंट टाइप की प्रक्रियाओं की बात होगी, इसमें शामिल किया जाएगा। ये टर्मिनोलॉजी तो सामूहिक रूप से विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजी और प्रणालियों को ये अपने अंदर शामिल करता है। तो इसके लिए बड़े पैमाने पे देश में काम चल रहा है, जिससे क्या होगा, दो तरह के लाभ होंगे। एक, कार्बन उत्सर्जन कम हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, हम लोग पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण पे पड़ने वाले जो प्रभाव है उसको कम कर सकेंगे। और तीसरा क्या, जो एसडीजी लक्ष्य है हमारा, उस पे हम लोग काम कर पाएंगे। तो इसी तरह से और इसको अगर बढ़ाया जाए तो देश की जो पर्यावरणीय, जो जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से देश के जो लक्ष्य है कि 2030 तक, 2050 तक हमें कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, उसे भी प्राप्त करने में ये टेक्नोलॉजी मददगार साबित हो सकती है। तो मेंस परीक्षा के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बजट में भी आ गया, उससे पहले भी पर्यावरण विषय में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। चलिए, हाल का संदर्भ क्या है कि हाल का संदर्भ यही है कि 2026-27 का जो बजट है हमारा, उसमें कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज नाम में ही है लिखा हुआ है कि इस प्रकार के टेक्नोलॉजी के लिए कितना दिया गया है, 20,000 करोड़ रुपया दिया गया खर्च किए जाएंगे। उसके बाद विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत होगा ये सारी चीजें, ठीक। किसके लिए, एक रोड मैप, CCUS इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, रोड मैप 2025 बनाया जाना के अनुरूप इस प्रौद्योगिकी को, मतलब जो 2025 का रोड मैप था उसके अनुरूप प्रौद्योगिकी को बड़े पैमाने में लागू किया जाएगा। इससे और बेसिकली कहाँ इसे रखा जाए, जब मैं बार बार बोल रहा हूं कि जहां से सोर्स है, मतलब जहां से कार्बन निकल रहा है, वहीं पे इस प्रकार के टेक्नोलॉजी को लगाया जाए, स्थापित किया जाए, जिससे ये डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनाया जाए और जिससे क्या है, जो वातावरण है वहां भी ये उत्सर्जन ना जा पाए। तो मतलब ये कौन से होंगे, तो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कैसे, कि विद्युत इंडस्ट्री, मतलब पावर इंडस्ट्री, जिससे कार्बन उत्सर्जन बड़े पैमाने पे होता है, इस्पात इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, रिफाइनरी, रसायन, ऐसे जो 5 औद्योगिक क्षेत्र हैं जो अंतिम उपयोग अनुप्रयोगों में उच्च तत्परता स्तर हासिल किया जा सकेगा। तो वही कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि जहां पे अधिक से अधिक हो रहा है, जो अर्थव्यवस्था के ऐसे क्षेत्रक है जो कार्बन उत्सर्जन में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देते हैं, वहां पे इसको लगाया जाएगा, प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। चलिए, अब ये देख सकते हैं, ये भारत सरकार का ही ये एक तरह से इन्फोग्राफिक है। यही किया जा रहा है यहाँ पे कि ये इंडस्ट्री है, यहाँ से इसको कैप्चर किया गया, इसको कन्वर्ट कर लिया गया, इसे कन्वर्ट कर लिया गया। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल, एक समझ लीजिए, ऐसे अभी बहुत सारे इनोवेशन किए गए, जैसे कार से निकलने वाले धुओं के लिए भी एक छोटा सा पोर्टेबल एक डिवाइस बनाई गई, जिसमें अगर लगा दिया जाए तो कालिख को, जो राख होती है, उसे इकट्ठा कर लेता है और उस राख से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं जो कि उपयोगी है हमारे आपके लिए दैनिक जीवन में। ऐसा एक स्टार्टअप है, ये आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। उससे, उस राख से जो है ना, ब्लैक इंक बनाई जाती है और ब्लैक इंक का उपयोग विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है। पेन के लिए किया जा सकता है, लिखने के लिए किया जा सकता है, पेंट इंडस्ट्री के लिए किया जा सकता है, इस तरह से। तो ये इसे समझने की बात है कि विभिन्न प्रकार के केमिकल बनाए जा सकते हैं, में कन्वर्ट किया जा सकता है, जो कि आम उपयोग के लिए, दैनिक उपयोग के लिए और जो आम इंडस्ट्रियल उपयोग के लिए जरूरी है। जैसे कि कन्वर्ट करके क्या, मीथेन बनाना, और इस तरह से डिफरेंट प्रोडक्ट हम लोग देख सकते हैं। और क्या यही यूटिलाइज और कन्वर्ट करना, ये चीज। और उसके बाद अंत में क्या है, उसे दबा देना, यही स्टोरेज, इसलिए स्टोरेज वर्ड लिखा हुआ है, तो इससे हम लोग समझ सकते हैं। चलिए, इसके बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं कि क्या है। तो वही जो हमने बताया कि मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन या औद्योगिक संयंत्रों, मतलब जो इस प्रकार के हैं जहां से कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, वहां पे क्या, कार्बन उत्सर्जक जो स्रोत है, वहां से CO2 को कैप्चर किया जाता है, जहां ईंधन के रूप में जीवाश्म ईंधन या बायोमास का दहन किया जाता है, वहीं पे निकलते हैं ये। उनको क्या करता है, फिर उनको CO2 को समुद्र के भीतर या गहरे समुद्र तलछट में जमा या स्टोर कर दिया जाता है। या तो उसका यूज किया जाएगा डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने में, और नहीं तो फिर क्या, समुद्र के भीतर या समुद्री तलछट में दबा दिया जाएगा उसे। तो यही पूरा का पूरा, जिससे कि वातावरण में ना आ पाए और उसका हानि ना पहुंचा पाए। उसका कैप्चर किए गए CO2 का उपयोग साइट पर नहीं किया जाता है, तो उसे क्या, कंप्रेस करके पाइप के माध्यम से या ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है दूसरी जगह, मतलब वहीं पर अगर नहीं किया, मतलब
उस प्रोजेक्ट साइट पे जहाँ से वो निकल रहा है, जहाँ से वो एकत्र किया गया है। तो परिवहन के माध्यम से ले जाता है और इसका उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है। जैसे इसे गहरी भूगर्भीय संरचना जिससे समाप्त हो चुके तेल और गैस भंडार या लवणीय जल वृत्तों सलाइन एक्यूफायर में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जमा कर दिया जाता है। प्रमुख प्रौद्योगिकी क्या है इससे संबंधित टेक्नोलॉजी, ये भी पूछा जा सकता है कि रासायनिक विलायक आधारित अवशोषण, क्रायोजेनिक पृथक्करण, डायरेक्ट एयर कैप्चर, इन्हांस्ड ऑयल रिकवरी, बायो एनर्जी, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। इसके बारे में नाम समझें कि किससे संबंधित है, बहुत ज्यादा डीप में इसके बारे में रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं दिखती है। इसके बारे में समझें कि किससे संबंधित है ये। चलिए, इसकी आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता इसलिए है कि महत्वपूर्ण जो उद्योग हैं उनके उत्सर्जन को कम करना, खास करके वैसे उद्योग जहां से अधिक निकलते हैं उत्सर्जन, जैसे कि सीमेंट, इस्पात, रसायन, भारी उद्योग, नियंत्रित करना। कम लागत वाला हाइड्रोजन बनाना, ये बहनीय कम कार्बन युक्त हाइड्रोजन उत्पादन को सक्षम बनाती है। ये एक उपयोगी प्रोडक्ट मिल गया यहाँ पे, इससे हाइड्रोजन करना। और हाइड्रोजन आजकल क्या, हाइड्रोजन से कार चलाने की बात की जाए, मतलब एक महत्वपूर्ण ईंधन के स्रोत के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है। तो इसलिए हाइड्रोजन मिशन भी है, तो उसके सोर्स के रूप में भी ये किया जा रहा है, और जिससे कि विभिन्न क्षेत्रों का क्या विकार्बनीकरण किया जा सकेगा। वैश्विक लक्ष्य क्या है कि हमारा वही नेट जीरो का लक्ष्य कब तक प्राप्त करना है? 2050 तक। ये हमारा पंचामृत प्लान भी है। 2050 तक वैश्विक नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 2030 तक प्रति वर्ष कम से कम 1 बिलियन टन सीसीयूएस क्षमता की आवश्यकता है। तो उल्लेखनीय कि भारत में 2070 तक हम लोग ने क्या बोला है ये पंचामृत प्लान में, 2070 तक नेट जीरो। तो नेट जीरो का मतलब यही है कि पूरी तरह से कार्बन उत्सर्जन को कम करना। डिफरेंट सेक्टर वाइज ये बात करेंगे, देश के स्तर पे और उसके अंदर सेक्टर वाइज। तो ये तभी होगा जब सेक्टर वाइज हम लोग काम करें और प्रोजेक्ट वाइज काम करें, मतलब इंडस्ट्री वाइज काम करें कि इस इंडस्ट्री में इतना निकलता है उसे हम लोग इतना विकार्बनीकृत कर दिया गया। प्रतिस्पर्धा क्या है कि कार्बन सीमा समायोजन, जैसे कार्बन संबंधित जो प्रशुल्क के मद्देनजर उत्पादों की विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धी बनाना। तो ये चीजें भी हम लोग देख सकते हैं। चलिए, और क्या चुनौतियां क्या है? अपर्याप्त तकनीकी परिपक्वता, जाहिर सी बात है इसके लिए टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी। तो टेक्नोलॉजी उस तरह से नहीं है जो पूरी तरह से अभी मैच्योर हो गई है देश में, जिसका कि उपयोग इस संदर्भ में किया जा सके और उससे लाभ लिया जा सके। संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में अत्यधिक लागत, मतलब जाहिर सी बात है नई टेक्नोलॉजी है तो इसमें लागत अधिक लगनी है। कैप्चर करने से लेकर उसे डंप करने तक, समुद्र के गहराई में, सागर तल में, तलछट में। हाँ, प्रौद्योगिकी के परीक्षण और विस्तार की सीमित सुविधा, अपर्याप्त वित्त पोषण, इसको डेडिकेटेड रूप से नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, जिससे कि उसका प्रयोग आसानी से किया जा सके पूरे हर जगह, तो उसके लिए आवश्यक है कि फंडिंग किया जाए उसको बड़े पैमाने पे। चलिए, अब क्वेश्चन यही है कि इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दे दिए गए कि क्या है। तो स्टेटमेंट में वही है कि जो सारे नॉर्मल फैक्ट हैं, तो 1 और 2 स्टेटमेंट सही है, बाकी ये गलत क्यों है कि इसका केवल लगा दिया, केवल विद्युत क्षेत्र के लिए। तो हमने क्षेत्र देख ही लिया है, इससे संबंधित भी प्रश्न आ सकते हैं। चलिए, ये प्रश्न है ही यहाँ पे कि सीसीयूएस के अंतर्गत शामिल औद्योगिक क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। ऐसे यूपीएससी पूछती है कि कौन कौन से सेक्टर शामिल हैं, इंडस्ट्री, विद्युत, इस्पात, सीमेंट, रिफाइनरी, रसायन। तो ये सभी है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद फिर से ये क्या है कि CO2 को मुख्यतः बड़े बिंदु स्रोतों से कैप्चर किया जाता है। इसके बारे में, इस टेक्नोलॉजी के बारे में जाने समझें आप, नई टेक्नोलॉजी। यदि CO2 का साइट पर उपयोग ना हो तो इसे संपीड़ित कर परिवहन के माध्यम से लाया जाता है। कैप्चर की गई CO2 केवल समुद्र में ही, केवल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। चलिए, 1 और 2 आंसर। आर्टिकल नंबर 4, ये आर्टिकल नंबर 4 नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क कार्यक्रमों के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल की योजना है। तो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बेसिकली क्या है कि देश में जो योग्यता के आधार पे, मतलब योग्यता की जांच और मूल्यांकन का एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है, जिसके तहत हम स्किलिंग की बात करते हैं, कि कौशल के विकास की बात करते हैं, कि इस क्षेत्र विशेष में किस प्रकार के कौशल की मांग है और किस प्रकार की स्थिति हम लोग कर रहे हैं, और उसके लिए क्या आवश्यकता है, किस प्रकार की कोर्सेज की आवश्यकता है, किस प्रकार की और अन्य आवश्यकताएं हैं, जिससे कि उस स्पेसिफिक कौशल का विकास किया जा सके। ये है, ये तो ये संस्था काम करती। एक ये संस्था यहाँ पे एक
एक विशिष्ट जो है ना यहाँ पे बात की गई है, किसके लिए? वरिष्ठ नागरिकों के देखभाल की बात की गई है। और जैसा हमने देखा है कि भारत की जो जनसांख्यिकी है, उसके अनुसार अभी तो युवा राष्ट्र है, लेकिन 20 साल के बाद उसके अधिकतर जो मतलब जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा क्या होगा? वो 60 से ऊपर होगा और 60 से ऊपर होंगे तो अपने आप में चुनौतियाँ हैं। चुनौतियाँ क्या? सबसे पहला तो उनके स्वास्थ्य देखभाल की भी चुनौतियाँ हैं कि उनके स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए प्रत्येक तरीके से, संस्थागत तरीके से, नीतिगत मतलब उतने हॉस्पिटल होने चाहिए, उतने नर्स होनी चाहिए, उनके इंश्योरेंस की सुविधा होनी चाहिए और उनके परिवहन के लिए सुविधा होनी चाहिए। उनके कमाने-खाने के लिए मतलब आय के स्रोत को भी सुनिश्चित करना है, जिससे कि पेंशन फंड वगैरह की आवश्यकता होगी। क्या पेंशन सबको मिल रहा है? जिससे कि उनकी रोज़मर्रा की जीवन यापन भी किया जा सके। और जो भी उनसे जुड़ी हुई जो संवेदनशीलता है, उनके बारे में नीति बनाने की आवश्यकता है। तो इस सब के लिए क्या पहला स्टेज क्या है कि उन्हें स्किल किया जाए या पूरे के पूरे वातावरण को ऐसा डेवलप किया जाए कि उसमें उस तरह के वर्कर्स और उस तरह के जो पूरा के पूरे सिस्टम में इस तरह के लोग हों, जो उनकी सहायता कर सकें। तो कुल मिलाकर ये इसी पे डिपेंड है। तो देश जो है इसी पे काम कर रहा है कि नेशनल स्किल को ऐसे बढ़ाया जा सके, कि जिससे कि ये जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उन्हें मदद किया जा सके। तो इसलिए नीति आवश्यक है। हुँ। केंद्रीय बजट में बुजुर्गों की देखभाल को बढ़ावा दिया गया है और जनसांख्यिकी को हम लोग समझते हैं, जनसांख्यिकी के में पिरामिड को भी हम लोग समझते हैं जनसंख्या में, कि हमारे देश का लगभग पिरामिड कैसा बनता है? हमारे देश का पिरामिड सीधा पिरामिड बनता है, जिसका आधार तल जो है चौड़ा है। आधार तल चौड़ा होने का मतलब क्या है? युवा जनसंख्या अधिक होती है और क्या? और वृद्ध जनसंख्या कम होती है। लेकिन क्या है, यही जो है आफ्टर 20 ईयर्स जो है, ये थोड़ा क्या होगा? इस तरह से होगा, ऐसे, ऐसे कुछ होगा, ऐसा ही होगा ना? ऐसा कुछ होगा। जो हम लोग देख सकते हैं आज जो है पड़ोसी चीन में भी इस प्रकार की समस्या दिख रही है और उसके पहले हम लोग देख सकते हैं जो विकसित राष्ट्र है, जिन्होंने पहले जनसंख्या पे काम किया है, तो वहाँ पे जो मृत्यु दर भी कम हो गया, जन्म दर भी कम हो गया। तो काफ़ी तेज़ी से नियंत्रित कर लिया गया। तो जिस कारण से क्या है वृद्ध ही जो है ना, कोई मर नहीं रहा और बच्चे भी जीवित नहीं हो रहे। जिस कारण से जनसंख्या नेगेटिव भी गई और वो राष्ट्र जो है बूढ़ों का राष्ट्र हो गया। ये चीज़, ये संकल्पना, ये जो है ना समस्या, मुद्दा जो है ना हम लोगों ने पहले पढ़ा है। इस सब तो ये इसको ध्यान में रख के हम लोग समझेंगे इस बात को। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, तो इसके लिए देश को क्या चाहिए? एक स्पष्ट नीति की आवश्यकता हो जिससे कि ये पूरा का पूरा जो वर्ग है, जो आगे 20 साल में एक जनसंख्या का बड़ा हिस्सा कवर करेगा, उसके लिए नीति होनी चाहिए। इसके उससे उसकी देखभाल की जा सके। तो ये बजट उसी पे आधारित है, ये बजट की जो नीति है। तो यही है कि राष्ट्रीय कौशल योग्यता जो फ्रेमवर्क है, उसके अनुरूप कार्यक्रमों के माध्यम से 1 वर्ष में 1.5 लाख देखभालकर्ता, तो उनको देखभाल के लिए देखभालकर्ता, केयर गिवर्स जिसको बोलते हैं, जो उनकी केयर करेंगे, प्रशिक्षित करने की योजना बनाई गई है। इसका उद्देश्य भारत में बुजुर्गों की देखभाल, जेरियाट्रिक बोला जाता है, जेरियाट्रिक साइंस, ठीक है? और दीर्घकालिक देखभाल संबंधी कार्यबल को मजबूत करना है, जिससे कि ये बड़ी जनसंख्या के बड़े हिस्से को हुँ, अब आवश्यकता क्यों है? तो वही जो आंकड़े हैं इससे संबंधित हम लोग देखेंगे। मेंस परीक्षा के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट तो है ही। कि बुजुर्गों की जनसंख्या का हिस्सा जैसा मैंने बताया कि 60 प्लस की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? जनसंख्या का 10% अभी है, 104 मिलियन और 2050 तक कितना हो जाएगा? 19.5% मतलब लगभग 20% के आसपास। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है। उसका स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव क्या है? जो 75% बुजुर्ग हैं, एक या अधिक चिरकालिक बीमारी, जो महत्वपूर्ण बीमारियाँ होती हैं, उससे ग्रसित हैं और इस आयु वर्ग के लिए चिकित्सा व्यय सामान्य से दोगुनी से भी अधिक है। चिकित्सा व्यय मतलब क्या? उसमें लगने वाला, क्योंकि चुनौतियाँ अधिक हैं, उनसे हेल्थ से संबंधित जो समस्याएँ हैं। ग्रामीण संकेंद्रण क्या है? इसमें से भी 71% बुजुर्ग कहाँ रहते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ अक्सर चिकित्सा अवसंरचना का काफ़ी अभाव है देश में, ठीक है? सामाजिक समर्थन का क्षरण, ज़ाहिर-सी बात है, हमने सुना है कि जो वृद्ध जनसंख्या है, वो किसी पे निर्भर जनसंख्या है। मतलब क्योंकि वो कार्यशील नहीं है, मतलब आर्थिक रूप से वो क्षमता उनकी कम हो गई, तो निर्भर है अपने बच्चों पे या अपने परिवार के लोगों पे या सगे-संबंधियों पे या अन्य रूप से किसी भी प्रकार से। तो वो एक तरह से क्या है, समाज का जो है ना समर्थन कम हो रहा है क्योंकि वो आय सृजित नहीं कर पा रहे हैं। मतलब वो निर्भर जनसंख्या है, तो यही चीज़ है, पारंपरिक पारिवारिक सहयोग में कमी, जो परंपरागत स्तर पे क्या चलता था, जॉइंट फैमिली का कांसेप्ट था, लेकिन वो चीज़ें कम हो रही हैं क्योंकि नगरीकरण बढ़ा है, चीज़ें बदली हैं सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, तो वो एक बड़ा फैक्टर हो गया। कानूनी अधिकारों के प्रति कम जागरूकता है। ऑब्वियसली
ये तो हर एक जनसंख्या के हर एक हिस्से को है, लेकिन वृद्धों को भी है। उसका घरेलू दुर्व्यवहार जैसी समस्याएँ, अपर्याप्त वित्तीय सुरक्षा। हुँ। अपर्याप्त वित्तीय सुरक्षा मतलब क्या? वित्तीय धोखाधड़ी के प्रति सुभेद्यता, वित्तीय निर्भरता, मतलब 78% के पास पेंशन कवर नहीं है, कम बीमा कवरेज, ये सब बहुत बड़ी समस्या है, जो उनके वृद्धा काल में जो है ना, जो लगातार आय और उनके जो आर्थिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। डिजिटल डिवाइड एक बड़ी समस्या है। जो ग्रामीण आबादी ऐसे ही डिजिटल डिवाइड का शिकार है, जो डिजिटल वर्ल्ड से दूर है, इंटरनेट के प्रयोग से दूर है, डिजिटल डिवाइसेज़ को चलाने में समर्थ नहीं है और जो दुनिया आज जो उधर चल रही है, तो उसके लिए संवेदनशील है। जहाँ वो इसके लिए क्षमता नहीं है, जिससे कि बहुत सारे सेवा या बहुत सारी सुविधाओं से वो रहित हो जाते हैं, मतलब दूर हो जाते हैं। वहीं क्या है, वो अगर यूज़ कर रहे हैं, तो वो संवेदनशील भी हो जाते हैं इस प्रकार के साइबर अटैक और हम लोग डिजिटल अरेस्ट जैसी समस्या जो देख रहे हैं आज जो बढ़ रही तेजी से, तो इसमें अधिकतर बुजुर्ग ही हैं, जिन्हें अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। चलिए। हुँ। सरकारी पहल क्या है? नीतिगत कानूनी फ्रेमवर्क सबसे पहले बना लिया जाए, हाँ? कि माता-पिता, वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम ला दिया गया। स्पष्ट रूप से कौन उसका भरण-पोषण करेगा? राष्ट्रीय वृद्धजन नीति बनाई गई है इसके लिए, अलग से नीति। जैसे शिक्षा नीति है, उसी तरह से ये वृद्ध नीति है। स्वास्थ्य संबंधी पहल क्या है? बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए क्या राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है तथा आयुष्मान भारत, वयोमित्र ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं ये सब, वयोमित्र आदि योजनाएँ, जिसमें इंश्योरेंस देने का प्रावधान किया जाता है। सामाजिक और आर्थिक सहायता, अटल वयो अभ्युदय योजना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, एल्डर लाइन, सेज, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, सेज, याद रखेंगे ये सब। पहल, सेक्रेड, सक्षम वरिष्ठ नागरिक को आत्मसम्मान के साथ पुनः रोजगार प्रदान करने के लिए सेक्रेड पोर्टल आदि। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब प्रीलिम्स परीक्षा में तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है और आप मेंस आंसर राइटिंग में से कहीं यूज़ कर सकते हो। चलिए, आगे की राह क्या होनी चाहिए? बुजुर्गों की देखभाल को मजबूत करने के लिए देश में कि स्वास्थ्य सशक्तिकरण हो, मतलब स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएँ, नीतियाँ इस तरह से हो कि सब तक पहुँच सके, अंतिम व्यक्ति तक पहुँच सके। शहरों में भी, नगरों में भी अमीर को भी, गरीब को भी, तो यही है कि व्यापक देखभाल पैकेज हो, घर पर देखभाल हो, कार्यबल प्रशिक्षित हो, वयस्क टीकाकरण हो, आदि पे बल देना चाहिए। सामाजिक समावेशन होना चाहिए, वन स्टॉप स्टॉप पोर्टल हो, उन्हें इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं हो, सामुदायिक सहायता का कांसेप्ट होना चाहिए। अकेलेपन को कम करने के लिए एल्डर फॉर एल्डरली, मतलब इस तरह के ग्रुप को डेवलप किया जाना चाहिए, इस तरह के मॉडल को डेवलप किया जाना चाहिए। आर्थिक सुरक्षा, सिल्वर इकोनॉमी, बुजुर्गों के उत्पाद और सेवाएँ, व्यापक बुजुर्ग स्वास्थ्य बीमा का विकास, पुनः रोजगार के अवसरों को सुगम बनाना चाहिए। मतलब वो क्या बोझ ना बने, बल्कि उनमें तो स्किल है ना, जीवन भर तो काम किया ना, तो उनको यूज़ किया जा सके उनकी कमियों के साथ। मतलब ऐसा नहीं हो उनको बहुत ज़्यादा आवाजाही ना करना पड़े, इस तरह से डेवलप किया जाए। तो हमने देखा पोर्टल को, इस तरह के पोर्टल विकसित किया जा रहे हैं। तो अगर ऑनलाइन पोर्टल पे अगर वर्क फ्रॉम होम जैसा कल्चर अगर इस तरह के जो भी जो काम है अगर विकसित कर लिए जाए तो ऐसे बहुत सारे एक बड़ा वर्ग जो है आ सकता है जो कि अब इसमें शारीरिक रूप से जो है ना सक्षम नहीं है। एक जैसे युवा व्यक्ति सक्षम होता है तो उन्हें शामिल किया जा सकता है वर्कफोर्स में। तो यही कहने का मतलब डिजिटल समावेशन। हाँ, अगर डिजिटल डिवाइड है तो डिजिटली साक्षर भी बनाया जा सकता है। जैसे हमने साक्षर बनाने के लिए हमने अभियान चलाया था आज से 30-40 साल पहले वृद्धों को, उसी तरह से डिजिटल रूप से साक्षर बनाया जा सकता है, तो उसकी बात की जा सकती है। डिजिटल साक्षरता अभियान, डिजिटल उपकरणों, ब्रॉडबैंड पे छूट तथा उपयोगकर्ता का अनुकूल तकनीक का विकास करना चाहिए और अवेयरनेस बड़े पैमाने पे। जैसे मैंने बताया साइबर अटैक टाइप का जो मुद्दे हैं, इसके संदर्भ में अवेयरनेस होनी चाहिए। तो अवेयरनेस फैलाने के लिए जो है ना सरकार को भी आगे आना चाहिए। चलिए यही है निम्नलिखित कथन इसमें पूछ लिए गए कि क्या है इसके बारे में। तो यही ए आंसर होगा इसका कि इसमें क्या 1.5 लाख केयर गिवर्स को प्रशिक्षित करने की बात है या प्रशिक्षण नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अनुरूप होगा और ये पहल केवल शहरी क्षेत्रों में तो केवल वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता। भारत में वृद्ध जनसंख्या 60 वर्ष या उससे अधिक के संदर्भ निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। वर्तमान में 10% से अधिक हैं, ठीक है। हुँ। वर्ष 2025 तक 50 तक वृद्ध जनसंख्या लगभग 19.5% होने का अनुमान सही है। भारत में वृद्ध जन की जनसंख्या 2050 तक घटने की संभावना है, तो ऐसी कोई बात नहीं की गई है। चलिए।
फिर से लगभग 78% आर्थिक सुरक्षा के संदर्भ में पूछा गया है ये, कि लगभग 78% वृद्धजनों के पास कोई पेंशन कवरेज नहीं है। सही है, देखा हमने। केवल लगभग 18% वृद्धजन स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत आते हैं। एकदम सही, ठीक। वृद्धजन वित्तीय धोखाधड़ी के प्रति कम संवेदनशील है। कम नहीं, अधिक संवेदनशील है, क्योंकि डिजिटल डिवाइड है। चलिए, न्यूज आर्टिकल नंबर 5। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित एक महत्वपूर्ण फंड विकसित किया गया देश में। तो ये इसलिए देश के विकास के लिए, मतलब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए, तकनीकी विकास के लिए और उसके प्रसार के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में इनोवेशन फाइनेंसिंग की अनोखी पहल की का अनावरण किया गया। इनोवेशन फाइनेंसिंग ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमने देखा है कि बजटीय आधार पर जो एलोकेशन है हमारे यहाँ सरकारी सार्वजनिक रूप से, वो काफ़ी कम है वैश्विक तुलना में, विश्व के स्तर की तुलना में। तो वो कम है, तो उसे सबसे पहले बढ़ाया जाना चाहिए डिफरेंट सेक्टर्स के लिए। अभी केमिकल सेक्टर से हमने देखा हमने। तो इसी तरह से तो ओवरऑल जो है ना फाइनेंसिंग को बढ़ाने की ज़रूरत है, और उसके लिए एक डेडिकेटेड फंड होना चाहिए, जो खास करके डिफरेंट सेक्टर में काम कर सके और उभरती हुई टेक्नोलॉजी पे काम किया जा सके। जैसे मैंने बताया, क्वांटम टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, इस तरह से काम किया जा सके, जिससे कि इसका लाभ पहुंचाया जा सके समाज को, अर्थव्यवस्था को। इसके बारे में बात करती है ये आर्टिकल। क्या है ये, सबसे पहले देख लेंगे कौन लाया, क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान है। तो हाल का संदर्भ यही है कि सबसे पहले विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है, और उसमें अनुसंधान विकास और नवाचार कोष है। ये अनुसंधान R&D फंड, ठीक है, RDI इसलिए है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, ठीक। कोर्स के तहत पहला ओपन कॉल लॉन्च किया। ये भी इस तरह के फेज यूज किए जाते हैं ऐसे पॉलिसी में। और इसके अंतर्गत क्या क्या, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया। इसके अंतर्गत RDI के अंतर्गत ये है, तो ये भी टेक्नोलॉजी ध्यान में रखेंगे। अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड मतलब किसी भी प्रौद्योगिकी को चरणगत रूप से विकास किया जा सकता है, चरण किया जाता है। जैसे हम लोग समझेंगे कोई नई टेक्नोलॉजी है, तो उस पे रिसर्च करने की आवश्यकता होगी। नई टेक्नोलॉजी उसके बाद डिफरेंट चरण, उसके अगले चरण में जाएगी, जिसमें वहाँ पे क्या है, उसका प्रोटोटाइप बनाया जा सकता है, जिससे कि उसके अनुप्रयोग किए जा सके, मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए जा सके। उसके बाद क्या, अगर बढ़ता-बढ़ता अगर ये सब कुछ सही होगा, तो एक लेवल ऐसा आएगा कि उसमें क्या, उसके प्रोडक्ट को, उस पे आधारित, उस टेक्नोलॉजी पे आधारित प्रोडक्ट को मार्केट में लाया जा सकता है, जिससे कि जो आम पब्लिक यूज़ कर सके, मतलब उसका व्यावसायीकरण हो। यही चीज़ है ना? तो ये एक प्रोडक्ट का क्या है, एक पूरा का पूरा लाइफ साइकिल है, नीचे से लेकर ऊपर तक, तो इस पे काम करना है। प्रत्येक स्तर पे जो है ना रिसर्च की आवश्यकता होगी। तो यही TDI व्यवस्था यही है। TDI जो काम करेगा यही, और इसके अंतर्गत एक इंडेक्स है, क्या है कि कोष के तहत आह्वान की गई इस प्रथम ओपन कॉल के मुख्य ध्यान उन परियोजनाओं को समर्थन देना है जो टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल, ये TRL की बात मैं कर रहा था, कि ये इंडेक्स है यही, कि नीचे से लेके ऊपर तक ये TRL ऐसा होगा। कोई भी टेक्नोलॉजी आएगी तो इतने चरणों से होकर गुजरता है। तो ये जो देश में जो TDB है, किस पे काम करेगा, TRL लेवल 4 पे। अब 4 के क्या मायने हम लोग देखेंगे आगे, मतलब 4 एक स्टेज आ जाएगा जब उस पे काम किया जा सकता है। तो बेसिकली वही है कि TRL मुख्य प्रौद्योगिकियों की परिपक्वता का अनुमान लगाने का एक पैमाना है बेसिकली, जो कि किसके द्वारा विकसित किया गया, नासा के द्वारा प्रस्तुत किया गया है पैमाना है। एक इंडेक्स है कि टेक्नोलॉजी अभी किस लेवल पे है, जिसका प्रयोग किस स्तर पे किया, कि लेबोरेटरी आधार पे किया जा सकता है, या इसका प्रोटोटाइप बनाया जा सकता है, या फिर इसका मार्केट में लाया जा सकता है जिससे आम पब्लिक प्रयोग कर सके। तो वही है। तो इससे पता चलता है कोई तकनीक या उत्पाद बाजार में आने के लिए कितना तैयार है, यही है। और क्या, TRL 1, अब TRL 1 जाहिर सी बात, TRL 1 शुरुआत होगा, तो वो क्या है, विचार उद्भवन, मतलब उसकी आइडिया ही की अवस्था है। TRL 9 क्या है, मतलब 1 से लेकर 9 तक ये पूरा इंडेक्स है, 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। TRL लगा लो आप, TRL और TRL 9। तो यहाँ पे आइडिया आया, मतलब विचार उद्भवन के आधार पर, और ये TRL 9 के उच्चतम स्तर की अनुप्रयोगों या व्यावसायिक तैयारियों को दर्शाता है, जहां वो एकदम परिपक्व हो जाएगा, उसका उपयोग किया जा सकता है, मार्केट में लाया जा सकता है। चलिए, ये शायद, हाँ, ये इस तरह से हम लोग देख सकते हैं इसको, कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से है।
ऐसे यहाँ पे प्रणाली का परीक्षण, शुरुआत और परिचालन, प्रणाली, उप प्रणाली का विकास, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, प्रौद्योगिकी का विकास, व्यवहार्यता प्रदर्शित करने का अनुसंधान, मौलिक प्रौद्योगिकी का अनुसंधान। तो ये यहीं पे बात की गई, मौलिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान, जो बेसिक, मतलब यहाँ तो आइडिया ही आया, उसके बाद ये छोड़ दिया गया है। यहाँ से बात हम लोग, जो टीडीबी बनाई गई है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बोर्ड, वो यहाँ से काम कर, जो आइडिया से आगे बढ़ चुकी है मौलिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान, जिस पर रिसर्च की आवश्यकता है, अब उस पर काम किया जाएगा। तो यही बताया गया ना, TRL 4। चलिए, ये जो फंड है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा सा कुछ चीजों को। ये बेसिकली क्या होगा, इसके तहत एक विशेष प्रायोजन कोष, मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल फंड होगा ये, और ये क्या काम करेगी योजना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक प्रमुख पहल है। ठीक है, उद्देश्य क्या है, भारत में आरडीआई तंत्र में निवेश को बढ़ाना तथा सनराइज एवं रणनीतिक क्षेत्र को, में सनराइज क्षेत्र में हम लोग देखेंगे कौन कौन आते हैं, हम लोग पहले भी देखा है हम लोगों ने, करने वाले निजी क्षेत्र के उद्यमों, स्टार्टअप्स और उद्योगों को समर्थन प्रदान करना, ताकि विचारों को विश्व स्तर प्रतिस्पर्धी तकनीक व उत्पादों में बदला जा सके। और कुल प्रारंभिक कोष 6 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करना, इसमें होगा, खर्च किया जाएगा। अब इसके कुछ और वित्त पोषण के तरीके क्या होंगे, ऋण के रूप में, कि आवश्यकता का 50% तक लंबी अवधि और बिना किसी जमानत कोलेटरल के। ठीक, इक्विटी भागीदारी कितनी मांगी, की सहायता का 25% तक। परिवर्तन, भावी तारीख में ऋण को इक्विटी में बदलने का विकल्प भी होगा। उसका प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, जाहिर सी बात, हमने सनराइज इंडस्ट्री की बात की, और उभरते हुए टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी पे काम करने वाली इंडस्ट्री की बात की, तो यही होगा। ऊर्जा सुरक्षा, डीप टेक्नोलॉजी, भारतीय अनुप्रयोगों के लिए AI, जैव प्रौद्योगिकी और चिकित्सा प्रौद्योगिकियां, डिजिटल अर्थव्यवस्था और डिजिटल कृषि, ये सब जो है इसमें शामिल होगा। डीप टेक्नोलॉजी में क्वांटम, रोबोटिक्स, अंतरिक्ष। अब ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा संक्रमण, जलवायु परिवर्तन, ये हमने देखा है। ग्रीन टेक्नोलॉजी इसमें बनाई जाती है, उसको विकास किया जाता है। अभी हमने हाइड्रोजन मिशन की बात की, इससे संबंधित टेक्नोलॉजी, CCUS की बात की, तो ये सब उससे जुड़ा होगा। तो ये चीजें हम लोग देख सकते हैं। चलिए, अब इसमें प्रश्न क्या है, प्रश्न यही है कि आरडीआई फंड से के बारे में पूछ लिया जाए डायरेक्ट, कौन बनाता है, किसके अंतर्गत है, क्या है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला यही है कि इसके अंतर्गत पहली ओपन कॉल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। ठीक है, यह निधि क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक प्रमुख फ्लैगशिप पहल है। ठीक है, और क्या, आरडीआई फंड केवल सार्वजनिक क्षेत्र के, यही फिर से ये गलत हो गया, केवल सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधान संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। फिर से वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, इंपॉर्टेंट है ये, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा आरडीआई फंड के अंतर्गत जारी पहली कॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कॉल टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल TRL 4 और उससे ऊपर की परियोजना पर केंद्रित है। हमने देखा TRL 4 क्या है, और ये कौन बनाता है, नासा। ये भी किसके द्वारा विकसित की गई है व्यवस्था, इंडेक्स, नासा के द्वारा। ये भी ध्यान में, ये भी स्टेटमेंट हो सकता है, एक स्टेटमेंट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कंफ्यूजन हो सकता है, मिस कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं है हालांकि इस स्टेटमेंट में। इसका उद्देश्य प्रारंभिक विचार स्तर पे की परियोजनाओं को बढ़ावा देना है। प्रारंभिक होगा ये, नहीं होगा प्रारंभिक, तो TRL 1 होगा ना। और यह कॉल तकनीक के व्यावसायीकरण की दिशा में परियोजनाओं का समर्थन देती है। तो वही नीचे से लेकर ऊपर जा रहे हैं, तो व्यावसायीकरण की दिशा में समर्थन देती है। तो 1 और 3 आंसर। ठीक है, चलिए, फिर से TRL से संबंधित क्या है, हाँ, और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि संदर्भ निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए। इस तरह से भी आ सकता है कि ट्रायल तकनीकी परिपक्वता का आकलन करने का एक मापदंड है, ये भी सही है। TRL स्केल में कुल 9 स्तर होते हैं, सही है। और क्या है, TRL 1 तकनीक की पूर्ण व्यावसायिक उपलब्धता को दर्शाता है, तो 1 तो एकदम गलत हो गया, उल्टा हो गया, ये 9 होगा, है ना। तो चलिए, यहां से हम लोग संक्षिप्त सुर्खियों को देखते हैं। इसमें जो सबसे पहला शॉर्ट न्यूज है वो डिफेंस सेक्टर से है, अभ्यास खंजर। और ये बेसिकली भारत और कजाकिस्तान के मध्य किया जाने वाला युद्धाभ्यास है, और ये मिलिट्री का, सैन्य सेना का अभ्यास है ये, और ये हो रहा है असम में। इसका 13वां संस्करण है, तो ये ध्यान में रखेंगे। 13वां संस्करण है, असम के सोनितपुर जिले में, मिसामारी क्षेत्र में शुरू किया गया है, और यही है। और ये किर्गिस्तान, जो भारत और किर्गिस्तान के बीच में है, और के संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के तहत शहरी युद्ध, ये बेसिकली क्या है, शहरी युद्ध, आतंकवाद रोधी अभियानों को में जो है क्षमता निर्माण के लिए ये किया गया है, ध्यान केंद्रित करता है बेसिकली। चलिए, ब्रिक्स औद्योगिक सक्षमता केंद्र, BCIC, ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज। तो जाहिर सी बात है, ब्रिक्स
देशों समूह से संबंधित होगा। ये है क्या कि भारत में जो विनिर्माण और एमएसएमई सेक्टर है, उसको सहायता प्रदान के लिए क्या ब्रिक्स औद्योगिक सक्षमता केंद्र बनाया गया है। सिंपल। और क्या ब्रिक्स 11 देशों का एक समूह है, ये हमने देखा है। और ग्लोबल साउथ के देशों में एक महत्वपूर्ण संगठन है जिसका नेतृत्व संभालता है ये। हाँ, ग्लोबल साउथ ये सब टेक्नोलॉजी ध्यान में रखेंगे, हमने चर्चा की बहुत बार। और राजनयिक समन्वय मंच के रूप में देखा जाता है ग्लोबल साउथ के महत्वपूर्ण रूप से। तो इसका काम यही होगा बेसिकली, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन जो यूनिडो है, उसके तर्ज पे बनाया गया, के साथ साझेदारी में शुरू किया गया। ठीक है? और जिससे क्या ब्रिक्स देशों में विनिर्माण कंपनियों तक जैसे एमएसएमई को एकीकृत सहायता सेवाएं प्रदान करना, वन स्टॉप सेंटर रूप में कार्य करता है। इसका मुख्य ध्यान इंडस्ट्री 4 की दक्षताओं को मजबूत करना, मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4 की जो बात की जा रही है, जो कि बेसिकली डिजिटल, एआई टेक्नोलॉजी, क्वांटम टेक्नोलॉजी पे आधारित होगी, हमने देखा है पहले। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को बीसीआईसी को भारतीय केंद्र नामित किया गया, तो ये भारत में ये काम करेगा। ठीक, तो ये कुछ फैक्चुअल चीजें थी, हमने देख लिया। फोर्ज पहल, ये भी देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम अति महत्वपूर्ण खनिज मंत्री स्तरीय बैठक हुए। बेसिकली क्या है, पूरे दुनिया में जो क्रिटिकल मिनरल है, उसके सप्लाई चेन से संबंधित महत्वपूर्ण जो है ना, ये समूह है, ये की बात की जा रही है, जिससे कि पूरे विश्व स्तर पे क्रिटिकल मिनरल के समुचित जो है सप्लाई को बना के रखा जा सके और सबका विकास संभव हो सके। तो ये उसी के द्वारा, इसका फुल फॉर्म क्या है देख लेंगे। ये एक जो है एक्रोनिम है कि फोरम ऑन रिसोर्स जियो स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट, तो 4G ये है। तो हम लोग समझ जाएंगे अब इससे कि इसका उद्देश्य को हम लोग समझ ही चुके होंगे कि जो भू राजनीतिक दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जियो जो जो क्रिटिकल मिनरल है, भू राजनीतिक दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। और कुछ ही राष्ट्र, चीन जैसे राष्ट्र फॉर एग्जांपल पे के पास उसके सप्लाई चेन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है, जिससे कि जिसकी जिसकी सप्लाई को कभी भी रोका जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है, जो कि देश के हित में, विभिन्न राष्ट्रों के भू राजनीतिक हित में नहीं होगा। तो ये किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत। और यह मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई है? वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका के द्वारा आयोजित की गई है। इससे भारत सहित 50 से अधिक देशों ने के प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया है। इसका उद्देश्य था अति महत्वपूर्ण खनिजों का वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित और विविध बनाना। ठीक है, मतलब कोई उसे चोक ना कर पाए, उसे बंद ना कर पाए। तो जाहिर सी बात है, ये भू राजनीतिक दृष्टिकोण से और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण परिघटना है, क्योंकि सभी राष्ट्रों में अभी होड़ लगी हुई है क्रिटिकल मिनरल पे के सोर्स पे, जो निक्षेप है उस पर कब्जा किया जा सके। और खास करके अमेरिका और चीन के बीच में जो अभी जो टैरिफ वॉर और ट्रेड वॉर की स्थिति चल रही है और जो एक तनाव की स्थिति चल रही है, उसमें एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है। और भारत के भी विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में उभरा है, जिससे कि हम विभिन्न प्रकार के स्रोतों, विभिन्न राष्ट्रों में जो संबंधित जो निक्षेप है, उससे हम लोग संबंध बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हम लोग प्राप्त हो सके और रेगुलर रूप से हमें मिलता रहे, इसकी सप्लाई हो सके। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल इंडस्ट्री के विकास के लिए आवश्यक है, जैसे ग्रीन एनर्जी के लिए, सोलर एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडस्ट्री के लिए। यही है पूरा का पूरा। तो फौज का गठन ये मिनरल्स, और ये इससे पहले ये संगठन का नाम बेसिकली क्या था? मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, एमएसपी। तो उसी को नाम बदला गया है। ठीक है ना? चलिए, तदर्थ न्यायाधीश, ये उच्च न्यायपालिका में एक महत्वपूर्ण शब्द है। तदर्थ एडहॉक न्यायाधीश बोला जाता है। मतलब क्या है एडहॉक न्यायाधीश का? मतलब सबसे पहले देख लेंगे, अनुच्छेद 224 ए में ही है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को किसी भी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के, मतलब जब सेवानिवृत्त हो गए हैं, जरूरत पड़ने पे उन्हें जो है ना फिर से काम में लाया जाता है, तो उसके संबंध में ये प्रावधान, वर्ड यही यूज किया जाता है कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध करने का अधिकार देता है ये। ठीक है, यह नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही की जाती है। जाहिर सी बात है, वैसे ही होगी जैसे पहले नॉर्मल तरीके से किया जाएगा। तो अभी हुआ यही है कि ये जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में 5 पूर्व न्यायाधीशों को की नाम की मंजूरी दी गई है। ये जो कॉलेजियम जो पूरी की पूरी व्यवस्था को जो देखती है। ठीक है, और नियुक्ति अस्थायी होती है, जाहिर सी बात है, और अडहॉक है तो अस्थायी होगी। इस तरह से नियुक्ति न्यायाधीश केवल निर्दिष्ट अवधि के लिए सेवा देता है, उसे स्थायी न्यायाधीश नहीं माना जाता। लेकिन उसके पास जो क्षेत्राधिकार और शक्तियां हैं वही होंगी जो उच्च न्यायालय के नियमित न्यायाधीशों के समान होंगी।
और क्षेत्राधिकार और विशेषाधिकार मतलब जब तक वो सेवा में रहेंगे। तो ये आर्टिकल 224 ए ये ध्यान में रखेंगे और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भी हुआ है ये चीज। लेक उर्मिया, उर्मिया झील दुनिया के सबसे अधिक जो है लवणीय झीलों में से एक है। लेक उर्मिया ईरान में है। और अभी हुआ ये है कि ईरान के अधिकारियों में कि यहाँ पे भीषण सूखे से निपटने, सूखा ही है। उर्मिया झील बेसिन के ऊपर क्या किया, बादलों में रसायनों का छिड़काव किया गया, मतलब क्लाउड सीडिंग किया गया है, जिससे कि कृत्रिम रूप से वर्षा कराई जा सके। और ये आसपास के क्षेत्रों के लिए क्या, जल का महत्वपूर्ण स्रोत है। और इसका नाम भी, दूसरा भी नाम है औरोमी झील भी कहा जाता है। ये अवस्थिति यही उत्तर पश्चिमी ईरान के अजरबैजान क्षेत्र में स्थित है। ये मध्य पूर्व की सबसे बड़ी झील है और ये एक टर्मिनल झील का उदाहरण। टर्मिनल झील मतलब क्या होता है, मतलब क्या है कि इस झील में पानी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए अत्यधिक खारा हो जाता है। और जल स्रोत क्या है, उत्तर पूर्व में तलखे नदी है और दक्षिण में जरीने, जगातू बोलते हैं इसको, और सिमिने और तताबी नामक जुड़वा नदियां हैं। इससे इसका सोर्स है। संरक्षण स्थिति क्या है, यह एक रामसार साइट है, यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में भी शामिल है, तो महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भूगोल में भी हमने पढ़ा है, अधिक जैसे जो मृत सागर, उर्मिया झील, ये सब जो है ना अधिक लवणीय झीलों में से महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण देश में आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण संस्था, या हम लोग समझ लेंगे केंद्र स्तर पे एक महत्वपूर्ण संस्था, जो राष्ट्रीय आपदा के समय में जो किए जाने वाले जो उपयुक्त कार्य हैं, सार्वजनिक कार्य हैं, वो इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। और ये क्या काम करता है, ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने समग्र आपदा पीड़ित पहचान एवं प्रबंधन पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा निर्देश जारी किया है। तो इस प्रकार से संबंधित आपदाओं के संबंध में, प्रबंधन के संदर्भ में जो गाइडलाइंस वगैरह है, ये भी जारी करने का काम करता है। तो अभी चर्चा में इसलिए आया। और ये किसी बड़ी त्रासदी, बड़ी संख्या में मृतकों की पहचान के लिए भारत की पहली मानक संचालन प्रक्रिया, मतलब एसओपी क्या होगी, इसलिए चर्चा में इसे हम लोग मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी लिख सकते हैं, और अभी ये प्रीलिम्स में पूछा ही जा सकता है। राष्ट्रीय दंत डेटा रजिस्ट्री बनाने की बात की गई है, शवों की पहचान जिससे की जा सके। मतलब क्या है कि जो मृत व्यक्ति की पहचान किससे की जा सकती है, मतलब ऐसे पार्ट शरीर का जैसे दांत, उसमें डीएनए जो है ना मिलने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, चाहे बॉडी किसी भी हालत में, क्योंकि पूरी बॉडी तो कुछ दिनों के बाद डिकम्पोज हो जाती है ना। तो दांत जो अगर है तो वो उसकी प्रोफाइलिंग अगर कर ली जाए, पूरा डेटाबेस बना लिया जाए, तो कोई व्यक्ति अगर आपदाओं में, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, बहुत सारे व्यक्ति मिसिंग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मौत कहाँ हुई कोई पता नहीं होता आपदाओं में। अगर ये हमारे पास हो तो हमें पता लग सकता है। जैसे हमने सुनामी के समय में बहुत सारे लोग मिसिंग हो गए, आज तक उनका पता ही नहीं है। कोविड में भी ऐसा हुआ। तो अगर ये चीज़ें हों, अगर सब कहीं भी होगा पूरे सिस्टम में, तो वो चीज़ें उनकी पहचान की जा सकेगी। फोरेंसिक पूर्वावशेष का उपयोग करने आदि का सिफारिश करता है यही। एनडीएमए के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 जो बेसिक नियम है इसके संदर्भ में आपदा प्रबंधन से संबंधित देश में, उसके तहत गठित किया गया सांविधिक निकाय है। ये भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं, ये सबसे बड़ा फैक्ट, ये देख लेंगे। अधिदेश आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां और योजनाएं बनाने तथा दिशा निर्देश तैयार करना। ठीक है, नीति और योजनाएं और दिशा निर्देश जो भी गाइडलाइंस होंगी इस संस्था के द्वारा बनाई जाती है। चलिए, अंत में सुर्खियों में रहा स्थल क्यूबा, राजधानी हवाना। क्यूबा मतलब कैरिबियन कंट्री है। कैरिबियन मतलब क्या, जो लैटिन अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका से ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो कैरिबियन जो द्वीप समूह भी बोला जाता है इसे। और कैरिबियन सागर जो है उसमें जो छोटे छोटे द्वीप हैं उसमें से एक महत्वपूर्ण मैक्सिको है, इधर देख सकते हैं आप, उधर अमेरिका का पार्ट है ये जो हवाना वाला जो पार्ट है, ये क्यूबा और जमाइका, हैती, ये क्रिकेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो छोटे छोटे कंट्री हैं उन्हें वेस्ट इंडीज बोला जाता है, वेस्ट इंडीज बोला जाता है। तो ये चीज़ें हैं, हैती वगैरह यहाँ पे, डोमिनिका रिपब्लिक जिसकी राजधानी है, जमैका यहीं पे है, तो ये यहाँ पे क्यूबा है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया इसकी भौगोलिक अवस्थिति को। अभी चर्चा में क्यों है, चर्चा में ये है कि अभी क्या हुआ, अमेरिका का के द्वारा आक्रामक कार्रवाई की गई है वेनेजुएला पे, वेनेजुएला के राष्ट्रपति पे, और वो सैंक्शन लगा दिए गए, सारी चीजें सीज कर ली गई हैं, और उनके जो तेल का निर्यात किया जा रहा था वो वहां पे संकटजनक स्थिति में है। मतलब तो उससे क्या, जो क्यूबा भी जो है ना, उन
उसी तेल का जो है ना खरीदार था, जिस कारण से क्या है कि क्यूबा में ऊर्जा संकट की स्थिति हो गई। मतलब क्या? वहाँ जो सप्लाई है वो बाधित हो गई है। वहाँ से सप्लाई बाधित हो गई इसलिए ऊर्जा संकट का सामना। क्यों? क्योंकि गौ क्यूबा के कुल विद्युत उत्पादन का 83% तेल कहाँ से है? वहीं से आता है, इसी आयात से। तो ये बड़ी समस्या हो गई तो इसलिए चर्चा में है। तो हमने देख ही लिया कि समुद्री सीमाएँ क्या है, मैक्सिको खाड़ी, उत्तर में अटलांटिक महासागर, कैरिबियन सागर का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, ये वेस्ट इंडीज़ में ग्रेटर एंटिलीज़ का हिस्सा है। यहाँ पे ग्रेटर एंटिलीज़ और लेसर एंटिलीज़ के नाम से भी देखते हैं, छोटे-छोटे आइलैंड जो हैं। हुँ, और इसको थोड़ा-सा बड़े पिक्चर में देख लेते हैं, इस तरह से लैटिन अमेरिका का जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा जो मैक्सिको से लेके ये यहाँ पे फिदेल कास्ट्रो कभी नेता हुआ करते थे यहाँ पे। भौगोलिक विशेषताएँ क्या हैं? ज़ाहिर-सी बात है जो लैटिन अमेरिका का जो क्षेत्र है, खनिज दृष्टिकोण, संसाधन के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और शायद ये भी है कि घटनाक्रम है कि भू-राजनीतिक दृष्टिकोण से यहाँ पे इतनी आक्रामक गतिविधियाँ मतलब चीन की उपस्थिति, अमेरिका की आक्रामकता दिख रही है। जैसे कि देखो आप कोबाल्ट, निकेल, लौह तांबा, मैंगनीज़, नमक, लकड़ी, सिलिका, पेट्रोलियम सब इम्पोर्टेंट मिनरल्स यहाँ पे हैं। प्रमुख नदियाँ काउटो-टोआ जलवायु उष्णकटिबंधीय, मौसमी रूप से आर्द्र, समुद्र प्रभाव और अर्धमानवीय विशेषताओं वाले। ठीक है? तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। आप इसे रिवीजन करते रहिए इसी तरह से और आज के न्यूज़ टुडे को यहीं पे हम लोग कंक्लूड करते हैं। और जो आपने पढ़ा उस पे आधारित जो प्रश्न हैं उसको सॉल्व भी कीजिए और बार-बार रिवीजन करें। जिससे कि आपको पता लग पाएगा कि आपका मजबूत पक्ष क्या है और कहाँ आप भूल रहे हो। और इससे आपको ज़ाहिर-सी बात है कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो और परीक्षा की तैयारी के लिए आप और आगे बढ़ पाएँगे। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।